इससे पहले कि बीएनएसएस या आईपीसी में सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट एक भी वर्क प्लेस स्पेसिफिक कानून बना, एक सातिन सातिन बेसिकली एक सोशल वर्कर जो इस केस में हाईलाइट हुई हैं, भंवरी देवी, उन्होंने एक चाइल्ड मैरिज रोकने की कोशिश करी और बदले में उसे इतना भयानक नुकसान पहुंचाया गया कि देश की पूरी वर्किंग विमेन आबादी के लिए कानून हमेशा के लिए बदल गया। आज हम बात करेंगे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 की। एक ऐसा केस है जिसने इंडिया में सबसे पहली बार वर्क प्लेस सेक्शुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन बनाया, जब तक कोई स्पेसिफिक कानून नहीं था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो केस के फैक्ट से शुरू करते हैं। भंवरी देवी जो राजस्थान के भटेरी गांव की रहने वाली थी, 1985 से स्टेट गवर्नमेंट के विमेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में सातिन मतलब ग्रास रूट्स लेवल सोशल वर्कर के रूप में काम कर रही थी। 1992 में अपने ऑफिशियल ड्यूटी के तहत उन्होंने एक गांव में एक चाइल्ड मैरिज रोकने की कोशिश करी और इसी वजह से गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने उन पे ब्रूटल सामूहिक हमला किया और उन्हें इंसाफ के लिए लोकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। इस घटना के बाद विशाखा, जो एक व्यक्ति नहीं बल्कि वुमेन्स राइट ग्रुप्स और सोशल एक्टिविस्ट्स का एक कलेक्टिव था, सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेके गया, ये डिमांड करते हुए कि वर्क प्लेस पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ कंक्रीट किया जाए। तो अब समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने असली सवाल क्या आए थे। पहला, क्या वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट फंडामेंटल राइट्स का व्योलेशन है, स्पेसिफिकली आर्टिकल 14 इक्वालिटी, आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी प्रोफेशन का राइट और आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी। दूसरा सवाल, उस वक्त इंडिया में सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक स्टैच्यूट नहीं था, तो कोर्ट क्या करे। तीसरा और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट बिना किसी लेजिस्लेचर के बनाए कानून के खुद गाइडलाइंस बना सकता है आर्टिकल 32 के रिट जुरिस्डिक्शन के अंडर। और चौथा, इंटरनेशनल कन्वेंशंस जैसे कि CEDAW यानी कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को जब डोमेस्टिक लॉ साइलेंट हो, कैसे यूज़ किया जा सकता है इंडिया में। इन सारे सवालों का जवाब इस केस को इतना लैंडमार्क बनाता है। तो जजमेंट क्या आई। 13 अगस्त 1997 को 3 जज बेंच ने चीफ जस्टिस JS वर्मा, जस्टिस सुजाता मनोहर एंड जस्टिस BN कृपाल एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया। सबसे पहला होल्डिंग था, वर्क प्लेस सेक्शुअल हैरेसमेंट साफ साफ आर्टिकल्स 14, 15, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G और 21 का व्यूलेशन है, जो अभी हमने ऊपर फैक्ट्स में डिस्कस करे थे। ये जेंडर इक्वालिटी और डिग्निफाइड वर्किंग कंडीशंस का सीधा मामला है। दूसरा, क्योंकि उस वक्त कोई डोमेस्टिक लेजिस्लेशन नहीं था इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो कोर्ट ने आर्टिकल 32 के रिट जुरिस्डिक्शन का यूज़ करके खुद बाइंडिंग गाइडलाइंस बनाई, जब तक पार्लियामेंट अपना कानून ना बनाए। ठीक है। तीसरा, कोर्ट ने CEDAW जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस को रिलाई किया आर्टिकल 51 क्लॉज C और 253 के अंडर, ताकि डोमेस्टिक लॉ के गैप को भरा जा सके। और चौथा, ये गाइडलाइंस विशाखा गाइडलाइंस के नाम से फेमस हो गए और आर्टिकल 141 के अंडर पूरे देश में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में कानून की तरह बाइंडिंग थे। तो चलो अब डिस्कस करते हैं कि विशाखा गाइडलाइंस एग्जैक्टली क्या रिक्वायर करती थी। पहला, हर एम्प्लॉयर का, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ये ड्यूटी था कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट को एक्टिव रूप से रोके और एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बनाए। दूसरा, हर वर्क प्लेस में एक कंप्लेंट्स कमेटी होना ज़रूरी था, जिसकी हेड एक वुमेन होनी चाहिए और कम से कम आधी मेंबर्स भी विमेन होनी चाहिए। तीसरा, इस कमेटी में एक NGO या थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी था, ताकि कोई इंटरनल बायस या मैनेजमेंट का प्रेशर ना हो कंप्लेंट प्रोसेस पे। और चौथा, एम्प्लॉयज़ को रेगुलर अवेयरनेस दी जानी चाहिए इस टॉपिक पे और जो भी कंप्लेंट्स आए उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी स्ट्रिक्टली मेंटेन की जानी चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये केस इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है आज भी। पहला, विशाखा गाइडलाइंस आखिर में 2013 में कोडिफाई हुए, जब सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, जिसे पोश एक्ट कहते हैं, बनाया गया, जो आज भी लॉ है। दूसरा, ये केस साबित करता है कि सुप्रीम कोर्ट जब लेजिस्लेटिव वैक्यूम हो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स यूज़ करके बाइंडिंग लॉ बना सकता है। ये जुडिशियल लॉ मेकिंग का एक यूनिक एग्जाम्पल है। और तीसरा, इस केस ने इंडिया में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस जैसे CEDAW को डोमेस्टिक लॉ बनाने का एक इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट सेट किया। और चौथा, आज भी हर कंपनी में पोश कमेटी होती है,
वो सीधे सीधे इस 1997 के केस की लेगेसी है। ये सिर्फ एक पुराना जजमेंट नहीं है, ये आज भी हर ऑफिस में एक्टिव रूप से फॉलो होता है। तो अब देख लेते हैं कुछ मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स। तो पहला मिथ ये था कि लोग सोचते हैं विशाखा एक व्यक्ति का नाम है। फैक्ट ये है कि विशाखा कोई एक इंसान नहीं था, बल्कि विमेंस राइट, सोशल ग्रुप्स और सोशल एक्टिविस्ट्स का एक कलेक्टिव था जिन्होंने ये PIL फाइल की। दूसरा मिथ, लोग सोचते हैं कि विशाखा गाइडलाइंस आज भी डायरेक्टली एप्लीकेबल है। ये गलत है। 2013 में पोश एक्ट ने इन्हें फॉर्मली कोडिफाई किया और अब ये गाइडलाइन स्टैट्यूट बन चुके हैं। तीसरा मिथ, ये केस सिर्फ राजस्थान के लिए था। गलत। स्टेट ऑफ राजस्थान सिर्फ रिस्पोंडेंट था, लेकिन गाइडलाइंस आर्टिकल 141 के अंदर पूरे इंडिया में बाइंडिंग थी, 141 के अंदर। और चौथा, लोग सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद किसी को पनिशमेंट दी थी। नहीं, कोर्ट ने सिर्फ प्रिवेंटिव गाइडलाइंस बनाई। एक्चुअल पनिशमेंट और रिड्रेसल का जो मैकेनिज्म था वो बाद में पोश एक्ट ने दिया। तो चलो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं इस केस का। भंवरी देवी का केस राजस्थान में 1992 में हुआ, जब उन्होंने अपनी ड्यूटी के तहत एक चाइल्ड मैरिज रोकी। इशू ये था कि वर्कप्लेस हैरेसमेंट का फंडामेंटल राइट से क्या रिश्ता है। कोर्ट ने कहा ये आर्टिकल्स 14, 15, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज G और आर्टिकल 21 का वियोलेशन है। कोर्ट ने खुद विशाखा गाइडलाइंस बनाई आर्टिकल 32 के अंडर और CEDAW जैसी इंटरनेशनल कन्वेंशंस का यूज़ किया। और इस केस की लेगेसी 2013 का पोश एक्ट, जो आज भी हर ऑफिस में एक्टिव है। साइटेशन ज़रूर याद रखना। 3 जज बेंच था, 13 अगस्त 1997, ऑथर्ड बाय CGI-JS वर्मा। केस हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि पोश एक्ट के बारे में और क्या जानना है आपको। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।